डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। कुछ साल पहले यूट्यूब को अच्छी रिपोर्ट और फीचर के लिए पीबॉडी अवार्ड मिला था। अवार्ड कमेटी ने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब की प्रशंसा की थी। लिहाजा विश्वास करना मुश्किल है कि उसी यूट्यूब ने सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मुकदमे में समझौता करने के लिए 217 करोड़ रुपए दिए हैं। यह मुकदमा 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों द्वारा संसद पर हमले के बाद ट्रंप का अकाउंट बंद करने से संबंधित था। किसी समय बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कई मुद्दों पर सरकार के विरुद्ध जमकर मोर्चा संभाला था। अब वे सरकार के सामने हथियार डाल चुकी हैं। 2007 में गूगल ने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन को एयरवेव्स के लिए उदार शर्तें लागू करने के वास्ते मजबूर किया था। ट्विटर ने सरकारी एजेंसियों द्वारा यूज़र डेटा मांगने का ब्यौरा सार्वजनिक करने के लिए मामले दाखिल किए थे। 2016 में एप्पल ने सरकार के दबाव में आईफोन खोलने के लिए एफबीआई की मदद से इनकार कर दिया था। टेक कंपनियों ने सत्ता में बैठे लोगों के बजाय यूज़र के हितों को तरजीह दी थी। वेंचर कैपिटलिस्ट रीड हॉफमैन का कहना है 2010 के शुरुआती दौर में सिलिकॉन वैली के लीडर स्वयं को क्रांतिकारी मानते थे। उन्होंने समाज की तरक्की वाली टेक्नोलॉजी बनाने के साथ सत्ता और अधिकार का प्रतिरोध किया था। अब मेटा ने ट्रंप के सत्ता में लौटने से पहले फैक्ट चेकिंग सिस्टम ख़त्म कर दिया। इसके बाद अपने हेट स्पीच नियमों में ढील दी। जनवरी में उसने 6 जनवरी की घटना के संदर्भ में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर निलंबित ट्रंप के अकाउंट के मामलों को निपटाने के लिए 221 करोड़ रुपए चुकाए। टेक्नोलॉजी कंपनियों का सरेंडर अब सामान्य हो चला है। अप्रैल में अमेज़न ने प्रोडक्ट पेज पर ट्रंप टैरिफ की लागत दिखाने की खबरों का खंडन किया था। हाल में एप्पल ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी के दबाव में यूज़रों को आईसीई एजेंटों की सूचना देने वाला ऐप वापस ले लिया, जबकि इसके चीफ टिम कुक ने 2017 में कहा था एप्पल का अस्तित्व इमिग्रेशन के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने ट्रंप के मुसलमानों पर बैन की आलोचना करते हुए मार्टिन लूथर किंग का हवाला दिया था। वित्तीय संकट के समय जब सरकार और वॉल स्ट्रीट से लोगों को भरोसा उठ गया था, तब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सीधी खड़ी थी। उसके लीडर्स का आदर्शवाद जनता के विश्वास का आईना था।
लेकिन समय के साथ दबदबा बढ़ने पर उन्होंने कॉरपोरेट हितों को कस्टमर से आगे रखा, अपने प्रोडक्ट को बदतर बना दिया। कंपनी अब जवाबदेही के बगैर सत्ता और बिना उद्देश्य के मुनाफा कमाने वाली फाइनेंस कंपनियों जैसी लगती है। टेक इंडस्ट्री के सामने विश्वसनीयता की समस्या है। वर्षों से सिलिकॉन वैली तरक्की का प्रतीक रही है, अपने बुनियादी मूल्यों से पीछे हट गई है। वह कोई अन्य इंडस्ट्री भविष्य के लिए इस तरह से लड़ नहीं सकती है। जब टेक्नोलॉजी हीरो की जगह विलेन बन जाए तो भविष्य लीडर विहीन लगता है। श्रीनगर से दिल्ली तक फैली एक खौफनाक साजिश ने उजागर कर दिया कि आज भारत में आतंकवाद किस तरह से विकास हो रहा है। पेशेवर, नेटवर्क आधारित और सामाजिक भरोसे के साथ साथ भौतिक लक्ष्यों पर भी अपना निशाना साधता हुआ। श्रीनगर की जामा मस्जिद पर चुपचाप चिपकाए गए जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टरों से शुरू हुई यह वारदात अब विचलित कर देने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला में बदल गई है। जो पहले फौरी उकसावे जैसा लग रहा था, वह एक व्यापक साजिश का पहला सूत्र निकला, जो क्षेत्रों, व्यवसायों और डिजिटल नेटवर्क तक फैली हुई थी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए एक आकस्मिक विस्फोट के कारण यह साजिश उजागर हो गई। एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। दिल्ली फरीदाबाद के असाधारण रूप से परिष्कृत मॉड्यूल का सच देश के सामने आ गया। इस मॉड्यूल की खासियत यह थी कि इसमें पेशेवर डॉक्टर और उच्च शिक्षित लोग शामिल पाए गए। अब ऐसा लगता है कि लाल किले पर हुआ विस्फोट अप्रशिक्षित हाथों से आकस्मिक रूप से हो गया। एक अमोनियम नाइट्रेट धमाका था। यह किसी अनुभवी विशेषज्ञ नहीं, किसी यूट्यूब आईईडी डॉक्टर की करतूत थी। अनुभवहीनता यह भी बताती है कि ये लोग अपनी क्षमता से कहीं बड़े काम का बीड़ा उठा बैठे थे। अपुष्ट खुफिया जानकारी बताती है कि 32 से ज़्यादा आईईडी तैयार किए जा रहे थे, जिनमें एक विस्फोट किए जाने पर भारी तबाही मच सकती थी। बाद में श्रीनगर में हुए विस्फोट को ही सही संदर्भ में समझना होगा। जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट नियमित एफआईआर प्रक्रिया के लिए वहां ले जाया गया था और भंडारण के दौरान बड़ी चूक हो गई। लेकिन इस प्रशासनिक भूल से, मुख्य साजिश से हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये दोनों घटनाएं मिलकर एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा करती हैं जो शुरू में किए गए आकलन से कहीं बड़ा, महत्वाकांक्षी
और खतरनाक है। फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे खास पहलू इसमें पेशेवर डॉक्टरों की सक्रिय सहभागिता है। कश्मीर के आतंकी इकोसिस्टम में लंबे समय से एकेडमिक्स के लोग शामिल रहे हैं, लेकिन वे शायद ही कभी हिंसा में शामिल हुए हों। उग्रवादी वारदातें करने वाले आमतौर पर गरीब और कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अब यह रेखा धुंधला गई है, क्योंकि शिक्षित कट्टरपंथी आसानी से शहरों के लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। वे शक की गुंजाइश भी नहीं पैदा करते और डिजिटल दुनिया में उनकी अच्छी पैठ होती है। इस गिरोह के कुछ सदस्यों की विदेश यात्राओं की खबरें अंतर्राष्ट्रीय संपर्क या संभावित पलायन के रास्ते बनाने का भी संकेत देती है। यह बदलाव आकस्मिक नहीं है, यह कट्टरपंथ के एक परिष्कृत डिजिटल इकोसिस्टम द्वारा संभव हुआ है। पेशेवरों का कट्टरपंथीकरण वैश्विक रुझानों को दर्शाता है। आईएसआईएस ने अपनी चमकदार प्रचार पत्रिकाओं दबीक और रूमिया के साथ इस मॉडल का बीड़ा उठाया था, जिनका उद्देश्य जानबूझकर इंजीनियरों, चिकित्सकों और पहचान या उद्देश्य की तलाश में शिक्षित युवाओं को लक्षित करना था। मजहबी तालीम, गुस्से और छद्म बौद्धिकता का यह मिश्रण एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार बन गया। स्टॉप।